नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आपको रिलेट कर सको। अगर आप हमारे जितने भी पीडीएफ नोट्स होते हैं अगर वो लेना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो तब भी आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ नोट्स भी आप ले सकते हो ताकि आप लोगों को पीडीएफ नोट्स बनाने में मेहनत ना करनी पड़े। आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये पिक्चर आप लोगों के सामने है। ये बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो जो हमारा ऑनलाइन कोर्स होता है उसमें हम प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनेंस यानी कि बेसिक मेंटेनेंस भी उसमें कराया जाता है। अगर आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है कि हीटर कैसे चेंज किए जाते हैं, थर्मोकपल कैसे चेंज किए जाते हैं, एसएसआर क्या होती है, कॉन्टैक्टर क्या होता है, रिले कैसे काम करती है, सेंसर कैसे काम करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें भी मैंने उसमें डिस्कस की हुई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे, और सिर्फ हम क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर रहे थे, उनके जो आंसर हैं वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को जो लास्ट लेक्चर हमारे आए हैं उसमें अच्छे से समझ में आई होंगी और आगे भी ऐसे ही आती रहेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 42 जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को कब बनाया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंजेक्शन मोल्डिंग को कब इन्वेंट किया गया था और किसने इन्वेंट किया था। इसकी थोड़ी सी कहानी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, तो अमेरिकन इन्वेंटर जोहन वेस्ले हयात, ठीक है, ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे। वहाँ के हुआ क्या था, एक कंपनी थी वहाँ की जो बिलियर्ड्स बॉल बनाने वाली कंपनी थी, उसने कंपटीशन कराया था। कंपटीशन क्यों कराया था उसकी कहानी सुनिए पहले। वहाँ पर क्या होता था, हाथी दांत का व्यापार होता था। और जब हाथी दांत का व्यापार होगा तो उसके लिए क्या होगा, हाथियों का शिकार बड़ी मात्रा में किया जा रहा था। तो वह उस चीज़ को रोकने के लिए, हाथियों का शिकार रोकने के लिए, तो इस कंपनी ने क्या किया, एक कंपटीशन कराया और उस कंपटीशन में ये चीज़ें रखी गई कि अगर हाथी दांत से जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, अगर इसका कोई अल्टरनेट ढूंढ लेगा तो उसे 1,000 या 10,000 डॉलर की जो इनाम राशि है वो दी जाएगी। तो इसमें काफ़ी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, और उसी के अंदर एक वैज्ञानिक थे जोहन वेस्ले हयात। उन्होंने एक मटेरियल खोजा लेकिन वो प्रॉपर मटेरियल उसे रिप्लेस नहीं कर पाया, तो वो ये शर्त जीत नहीं पाए थे। ठीक है, उसकी पूरी कहानी मैंने एक लेक्चर में शायद बताई हुई है डिटेल में। तो वो जो ये प्राइज़ था वो नहीं जीत पाए थे, लेकिन उन्होंने एक नई मशीन का जन्म जरूर कर दिया और उसका नाम था इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। और ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन थी, ये डाई कास्टिंग जो मशीन होती है, डाई कास्टिंग जो प्रोसेस होता है, उसमें ही संशोधन करने के बाद में एक नई मशीन का जन्म हुआ था जिसे बोला गया इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। बात कब की थी, 1872 में इसे पेटेंट कराया गया था, जबकि इसे इन्वेंट 1872 से पहले ही कर लिया गया था। तो क्वेश्चन क्या आएगा, इंजेक्शन मोल्डिंग का आविष्कार किसने किया था, जॉन वेस्ले हयात ने किया था। कब किया था इसे पेटेंट, 1872 में इसे पेटेंट किया था। और कैसे कैसे इसका जन्म हुआ था वो कहानी मैंने आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 टाइप्स ऑफ मोड इन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। मोड का मतलब होता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने एक एग्जांपल दिया होगा कि कोई भी पर्सन है, मान लो कि मैं ही हूँ दीपक, ठीक है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो कोई मुझे क्या कहेगा कि दीपक जो है वो साइलेंट मोड पर चला गया है, साइलेंट मोड पर चला गया है। यानी कि पूरी की पूरी मशीन या पूरा का पूरा ह्यूमन जो नेचर है या पूरा का पूरा जो ह्यूमन है वो किसी विशेष चीज़ से पूरा का पूरा कंट्रोल हो जा रहा है। ठीक है, उसकी जो बॉडी है वो वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसा मोड उसमें कोई सेट कर दिया गया हो। तो उसी तरीके से जब हम टाइप्स ऑफ मोड की बात करते हैं तो उसमें जो इंजेक्शन मोल्डिंग होती है उसमें कुछ मोड होते हैं।
जैसे मैनुअल मोड, जब आप मैनुअल मोड को एक्टिवेट मशीन में कर दोगे तो पूरी मशीन आप लोगों के कंट्रोल में हो जाएगी और उसे आप जितना चाहोगे जैसे चाहोगे वैसा आप उसके साथ में कर सकते हो। आप लोगों को मोल्ड थोड़ा ओपन करना है तो आप वहीं पर बटन छोड़ दोगे तो वो वहीं पर बंद हो जाएगा, उतना ही खुलेगा। बंद करना है, क्लोज करना है तो उतना ही कर सकते हो। इजेक्टर फॉरवर्ड बैकवर्ड करना है, जितना आप चाहो उतना ही आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो मशीन का मोड होगा ये कंट्रोल मशीन का आपके हाथों में दे देता है। इसके बाद में आता है सेटिंग मोड या सेटअप मोड, सेटअप मोड भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है। जब आप मोल्ड को लोड करते हो या चेंज करते हो डाई को, उस समय पर सेटिंग मोड की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसमें क्या है, स्पीड और प्रेशर जो होता है वो बिल्कुल बाउंड होता है, ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा होता है सेमी ऑटोमेटिक मोड। सेमी ऑटोमेटिक मोड का मतलब होता है कि मशीन यहाँ से चलेगी और घूमकर एक साइकिल कंप्लीट करके रुक जाएगी। नेक्स्ट साइकिल तभी स्टार्ट होगी जब आप उसे दोबारा क्या करोगे, परमिशन दोगे या एक्टिवेट करोगे। तो इसे बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक, यानी कि कंप्लीट ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन एक साइकिल के लिए ये ऑटोमेटिक है। इसके बाद में आता है फुल्ली ऑटोमेटिक मोड। ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक मोड होता है, जब आप इसे टाइम ऑटो में डाल देते हो तो मशीन फिर बंद ही नहीं होती है, वो चलती रहती है। कब तक, या तो उसका मटेरियल ख़त्म ना हो जाए, मशीन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, आप उसे रोकना ना चाहें, जब तक ये मशीन चलती ही रहेगी, चाहे साल साल भर भी मशीनों को चलते चलते हो जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितनी भी मशीन है अगर वो कंटिन्यूस चलेंगी तो उनमें प्रॉब्लम कम आती है। अगर मशीन रुक रुक कर चलती है, बार बार रुक जाती है, ऑपरेटर सही से नहीं चला पा रहा है, बार बार पानी पीने चला जाता है, टॉयलेट करने चला जाता है, मशीन को रोक के चला जाता है, तो कोशिश करना कि ऐसा ना हो, वरना उस मशीन पर ही सबसे ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो कोशिश करो कि जो है मशीन रुकने ना पाए। एक JIT मशीन होता है, उसमें JIT मशीन होती है, शायद फिलीपींस या ताइवान की बनी हुई है वो। तो उसमें क्या है, एक सेंसर मोड भी होता है। ठीक है, सेंसर मोड भी होता है। सेंसर मोड क्या होता है, वो जहाँ से प्रोडक्ट नीचे गिरता है वहाँ पर लगाया जाता है। अगर प्रोडक्ट वहाँ से गिर रहा है तो ये सेंस कर लेता है कि प्रोडक्ट मोल्ड से बाहर आ गया है, तो ही मशीन आगे चलेगी। और अगर वहाँ से जो पार्ट है वो बाहर नहीं आया है तो ये सेंस नहीं कर पाएगा और मशीन रुक जाएगी, नेक्स्ट शॉट के लिए वो रन नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44, व्हाट इज़ द प्रीफॉर्म एंड पैरिजन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पूछा भी जाता है, और इन दोनों में जो कन्फ्यूजन है वो भी बनी रहती है। जब हम एक्सट्रूजन की बात करते हैं तो एक्सट्रूजन मोल्डिंग जो प्रोसेस होता है, एक्सट्रूजन जो पाइप प्लांट है या फिर फिल्म प्लांट है, एक्सट्रूजन जो प्रोसेस होता है उसमें पार्ट को बनाने से पहले जो एक स्टेट होती है मटेरियल की, उसे पैरिजन बोलते हैं। ठीक है, और जब मैं इंजेक्शन मोल्डिंग की बात करता हूँ, ब्लो मोल्डिंग की बात करता हूँ, तो ब्लो मोल्डिंग में कौन कौन सी आती है, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग आती है, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग आती है। तो जब मैं इनकी बात करता हूँ तो इसकी जो प्राइमरी स्टेट होती है, स्थिति होती है, उसे आप क्या बोलते हो मटेरियल की, उसे बोलते हैं प्रीफॉर्म। प्री मतलब पहले, फॉर्म मतलब अवस्था। प्री फॉर्म यानी कि एक्सट्रूजन से पैरिजन बनता है, उसके बाद में पार्ट बनता है। इंजेक्शन से पहले प्री फॉर्म बनेगा, उसके बाद में ब्लो मोल्डिंग में फुलाकर इसकी बोतल बनाई जाती है। तो दोनों को याद रख सकते हो। व्हाट इज़ द सिंकेज वैल्यू। ठीक है, सिंकेज वैल्यू क्या होती है कि जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है और वो होती है उसकी सिंकेज, यानी कि प्लास्टिक में सिकुड़ने की प्रॉपर्टी होती है या उसमें सिकुड़ने का गुण होता है। तो जब भी आप मोल्ड बनाते हो, मोल्ड का स्ट्रक्चर आप बनाते हो, तो होता क्या है, जितना भी बड़ा पार्ट आप लोगों को चाहिए, मान लो कि आप लोगों को एक पार्ट बनाना है जिसकी यहाँ से कितना है, ये 100 mm है या 10 mm है या 10 सेंटीमीटर है, जितनी भी है, यानी कि इसकी जो डायमेंशन है ये D है और इसकी यहाँ पर भी D है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है, जिस मटेरियल का ये बन रहा है, मान लो कि PP का बन रहा है, PC का बन रहा है, ABS का, पम्मा का, नायलॉन का, LDP, SDP, जिसका भी बन रहा है, उसकी हम सिंकेज जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे, और जितनी सिंकेज वैल्यू आएगी उतना ही पार्ट हम बड़ा बनाएंगे, ताकि जब ये सिकुड़ जाए, पार्ट मोल्ड से बाहर आए, तो हमें उतना पार्ट मिल जाए एग्जैक्ट जितने की हमें ज़रूरत है। इसलिए थोड़ा सा मोल्ड बड़ा बनाते हैं मटेरियल की सिंकेज वैल्यू को देखते हुए। इतनी बात समझ में आई, पढ़ भी लेते हैं। कोई प्लास्टिक मटेरियल
प्लास्टिक मटेरियल प्रोडक्ट बनने के बाद जितना सिंक होता है, सिकुड़ता है, उसे ही प्लास्टिक मटेरियल की सिंकेज वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बैक प्रेशर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। रिफिलिंग के दौरान जैसे ही स्क्रू घूमता है और मटेरियल आगे पहुंचकर स्क्रू को पीछे हटाना शुरू कर देता है, स्क्रू को पीछे जाने से रोकने के लिए स्क्रू क्या कर रहा है, रोटेट करते हुए पीछे जा रहा है और पीछे की तरफ से एक फोर्स लगता है। स्क्रू को पीछे जाने से रोकने के लिए कि स्क्रू पर हाइड्रोलिक दबाव डाला जाता है। इस दबाव या प्रेशर को ही बैक प्रेशर कहते हैं। इस दबाव को बढ़ाने से मटेरियल की पैकिंग सिलेंडर पर बढ़ती है। इससे मटेरियल में कलर मिक्सिंग बढ़ती है और मटेरियल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है। साथ ही मटेरियल में एक एयर बबल होंगे तो वो होपर एंड से बाहर निकल जाएंगे। यदि अधिक रिएक्शन प्रेशर या बैक प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, लगा दिया जाता है, तो रिफिलिंग टाइम बढ़ जाता है और ड्यूलिंग होने लगती है। ठीक है, बैक प्रेशर स्क्रू को पीछे जाने से रोकता है। मशीन की सेटिंग में बैक प्रेशर को कम करने की ज़रूरत होती है। पढ़ने पर बढ़ाओ। सेटिंग में बैक प्रेशर को कम से कम सेट करो, ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाओ और अंत में इच्छा अनुसार इसे सेट कर दो। भाई साहब, थ्योरी पढ़नी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बुकों में सब कुछ लिखा हुआ है और वो इसी तरीके से लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसीलिए वो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, अब इसे सिंपल भाषा में समझो। टीचर की जो ज़रूरत पड़ती है वो इसीलिए पड़ती है ताकि चीज़ों को आसान करके आप लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो बैक प्रेशर का मतलब क्या होता है, बैक प्रेशर समझिए। जैसे ही हमारा जो स्क्रू है, रिफिलिंग है, यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, ये हमारा बैरल है, ये हमारा बैरल है और बैरल के अंदर क्या लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है। ये थोड़ा सा अच्छा सा होपर बना लेते हैं, छोटा सा। ठीक है, ये पीछे से इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा स्क्रू हो गया। तो अब यहाँ से जो मटेरियल है, सबसे पहला काम क्या होता है कि स्क्रू रोटेट करना स्टार्ट करता है और वो भी करता है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से मटेरियल स्क्रू की फ्लाइट से होते हुए मटेरियल आगे की तरफ जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू कर देगा। जितना यहाँ पर स्पेस है, जब तक तो ये मटेरियल यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जैसे ये स्पेस फिल हो जाएगा तो अब इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट होगा। अब ये जो मटेरियल है ये नोजल के रास्ते निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन आगे जो मोल्ड है वो बंद है, तो वहाँ से तो ये निकल नहीं सकता है। तो ये अब पीछे की तरफ एक फोर्स बनाएगा। जब ये पीछे की तरफ फोर्स बनाएगा तो अब स्क्रू पीछे की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। अब ये स्क्रू दबाव पड़ने पर, मैंने अचानक किसी चीज़ को लात मारी, ठीक है, लात मारी, तो अब वो नहीं है कि वो बंधी हुई स्पीड से कोई भी चीज़ आगे जाएगी। ठीक है, लात एक झटका है, वो स्पीड कितनी भी वेरिएशन में हो सकती है। जैसे ही यहाँ से इसे प्रेशर लगेगा तो ये स्क्रू पीछे भागने की कोशिश करेगा और जितना ये स्पीड से भागने की कोशिश करेगा तो इस मटेरियल में गैप बन जाएगा। ठीक है, मटेरियल कॉम्पैक्ट होकर आगे नहीं आएगा और मटेरियल की जो मिक्सिंग है वो भी अच्छी नहीं होगी। कलर भी आप लोगों को अलग अलग दिख सकता है। तो पीछे से जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो इसमें क्या किया जाता है, पीछे से एक हाइड्रोलिक जो दबाव है वो स्क्रू के ऊपर बनाया जाता है ताकि स्क्रू जो है वो धीरे धीरे मटेरियल को कॉम्पैक्ट करते हुए, फिल करते हुए पीछे की तरफ जाए। उससे 3 फायदे होते हैं। पहला, मिक्सिंग अच्छी होती है। दूसरा, आप लोगों की क्या होती है, जो कलर वेरिएशन की प्रॉब्लम आती है वो भी दूर हो जाती है। तीसरा क्या होता है कि इसके अंदर जो मटेरियल आता है उसमें क्या होती है, मॉइस्चर होती है। ठीक है, मॉइस्चर होती है या एयर बन जाती है। उस एयर को भी मटेरियल से निकालने का काम यही करता है और उसे कहाँ के रास्ते निकालता है, होपर के रास्ते निकालता है। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के बैक प्रेशर का काम। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ सकबैक एंड बैक प्रेशर। ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में रिफिलिंग के बाद जब स्क्रू बिना घूमे पीछे कुछ दूरी तय करता है तो उसे सकबैक कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा, बैक प्रेशर, मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो सकबैक होता है, सक का मतलब क्या है, ठीक है, ये वो वाला सक नहीं है जो आप करते हो। सकबैक का मतलब होता है, सक मतलब खींचना,
किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में निर्वात क्रिएट कर देना, उससे एयर को खींच लेना, उसे बोलते हैं सक। जब आप कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल लेते हो, कोल्ड ड्रिंक बिगड़े हुए हो, बोतल लोगे आप दारू की, ठीक है, दारू की आप बोतल लेते हो, चलो दारू की बोतल इसलिए लेते हैं क्योंकि आप उसे स्ट्रॉ से नहीं पीते हो, कोल्ड ड्रिंक ही ले लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक की आपने बोतल ली, उसमें एक स्ट्रॉ डाला, उसे मुंह से लगाया, तो आप सोच रहे हो कि आप उस कोल्ड ड्रिंक को पी रहे हो, लेकिन ये एक्चुअल प्रोसेस नहीं है। प्रोसीजर क्या है कि आप जो है इस स्ट्रॉ के अंदर जो एयर है आप उसे सक कर रहे हो, उसे खींच रहे हो, स्ट्रो से एयर को खींचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो जो एयर है या स्ट्रो है वो नीचे लिक्विड से जुड़ा हुआ है, लिक्विड से जुड़ा हुआ है। तो अब इस एयर के साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक भी आप लोगों के मुंह में चली जाती है, तो इसे कहते हैं सक करना, ठीक है। और बैक, बैक मतलब पीछे। तो स्क्रू, जब स्क्रू रिफिलिंग लेता है तो घूमते हुए वो जब पीछे जाता है तो उसे शॉर्ट साइज कहते हैं, और स्क्रू जितनी दूरी रिफिलिंग के बाद में बिना घूमे तय करता है उसे क्या कहते हैं, आप सक बैक बोलते हो। कारण क्या है, क्यों जरूरी क्या है, क्योंकि ये सक बैक क्या होता है, मटेरियल की ड्रूलिंग को रोकता है। यानी कि मटेरियल क्या है, मेल्ट है, और जब मेल्ट है तो क्या वो नोजल के रास्ते बूंद बूंद करके नीचे नहीं गिरने लगेगा। तो इसलिए सक बैक देकर यहाँ पर कुछ स्पेस खाली कर लिया जाता है, ना स्पेस होगा, मटेरियल ने पीछे खींच लिया, ना स्पेस होगा और ना मटेरियल नीचे गिरेगा, ना ड्रूलिंग होगी, ठीक है। तो आज हमारे जो है 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 50 क्वेश्चन से 50 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। चैनल पर अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो आप लोगों के वीडियो होते हैं वो आप लोगों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए में इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।